भारत पर 25% टैरिफ। जी हाँ, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके बताया है कि 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने उसी पोस्ट में भारत को इस बात के लिए भी सुना दिया कि वो रूस से बड़े पैमाने पर हथियार और तेल खरीदता है और ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी, लेकिन उसकी घोषणा अभी तक हुई नहीं थी। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले ने सिचुएशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो बना ही दिया है। अब सवाल यह है कि इस पर बात कैसे आगे बढ़ेगी, बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट सेक्टर और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं। आगे जो अमेरिका के साथ एक और बातचीत होनी है, एक और राउंड की बातचीत हो रही है, क्या उसमें ये टैरिफ थोड़े कम हो जाएंगे? क्या ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक आर्म ट्विस्टिंग है? ये सारे सवाल आज आवाज अड्डा में उठेंगे और इन पर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं कुछ खास मेहमान। रसना के सीएमडी पिरूज कमाटा साहब, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी, पूर्व डिप्लोमेट प्रभुदयाल साहब, द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा तो शामिल हो ही रहे हैं। साथ ही जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय और एफआईईओ के डीजी और सीईओ अजय सहाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शिवकांत जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने चिर परिचित अंदाज के लिए हम सब देख ही चुके हैं उनको, वो कभी भी और कुछ भी कर सकते हैं। क्या आज के इस ऐलान को भी आप ऐसा ही मानेंगे? अभी कोई एक आधिकारिक घोषणा व्हाइट हाउस से, वो जो एक दस्तावेज आता है वो नहीं आया, उनके ट्रुथ सोशल पे ये ऐलान पहले आ गया। देखिए, उनकी आधिकारिक घोषणाएं जो है वो ट्रुथ स्पेशल पर ही हुआ करते हैं, इसलिए है तो ये गीदड़ भभकी। क्योंकि एक तारीख नजदीक आ रही है और डील जो है वो होने को नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक है उनकी। भारत को भारत मतलब भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं वो घबरा जाए थोड़े से, और जो वो चाहते हैं उस तरह की डील कर लें, ये कोशिश है। और ये कोशिश इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ भी की। अब देखिए, अंदर ही वहां सरपुटबल चल रहा है। जर्मनी कह रहा है कि आपने हमारे हित बेच दिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री नाराज हैं। तो एक बार डील हो गई, उससे पीछे तो हट नहीं सकेंगे। ट्रंप तो है नहीं, यूरोपियन यूनियन तो 15% उनके ऊपर लगाया है। भारत ये कोशिश कर रहा था कि कम से कम जो बाकी एशियाई देश हैं, जैसे इंडोनेशिया का बेस रेट इन्होंने 19% रखा है, वियतनाम का 20% रखा है। जो चीजें वियतनाम में चीन की कंपनियां असेंबल करके भेजेंगी उन पे 40% रखा है। तो अड़चन क्या थी? ये हो सकता है कि अचानक ये हुआ है कि जो है वो 80% जो फोन बिकते हैं अमेरिका में वो चीन से आ रहे थे, और उनमें से ज्यादातर वियतनाम में असेंबल होके आते थे। अब हुआ यह है कि सबसे बड़ा जो निर्यातक है आपके स्मार्टफोन का वो भारत बन गया है। तो उनको इस बात से भी चिढ़ है। तो हो सकता है कि इस बात पे मामला अटका हो कि क्योंकि आप भारत में असेंबल करके भेज रहे हैं, पुर्जे चीन से बन के आ रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। भारत की कोशिश ये थी कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, खास तौर पे जैसे चमड़ा है, जैसे आपके जो है वो हीरे जवाहरात हैं जिनको पॉलिश करके भेजा जाता है, तो इस तरह के जो उद्योग हैं और या कपड़ा है वो जो लेबर इंटेंसिव हैं उस पे कम टैरिफ, बेस टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, ताकि भारत दूसरे देशों से वहां प्रतिस्पर्धा में भारत की कंपनियां जो है वो बेहतर कर सकें। तो ये हो सकता है इस पे मामला अटका हो भारत की तरफ से। तो बहुत सारी बातें हैं अभी जो तय होनी है, लेकिन एक बेस रेट वाला जो मामला इन्होंने 25% की जो घोषणा कर दी है, ये डराने के लिए है। और अगर थोड़ा सा सावधानी से काम लेंगे तो इससे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कई बार वो अपनी बात पे बदल जाते हैं, अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर देते हैं, बशर्ते कि उनको अच्छी डील मिल जाए। वो नंबर के बड़े शौकीन हैं। तो अगर उनको कुछ ट्रिलियन जैसा अगर सुनाई देगा, चाहे उसमें आप एनर्जी की खरीद, जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि साहब हम 600 बिलियन की एनर्जी खरीद लेंगे आपसे,
तो ठीक है, आप रूस की बजाय ये कह देंगे हम आपसे गैस और पेट्रोल ले लेंगे, आपसे जी हथियार ले लेंगे, विमान ले लेंगे। तो इस तरह की कुछ डील में अगर लपेट करके कुछ सौदा किया जाए तो सौदा होगा। फिलहाल यही सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे लगता है ये गीदड़ भभकी है। जी, तो जरा मैं इसे पढ़ना चाहूंगा, हमारे और मेहमान भी तब तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा इसकी लैंग्वेज है जिस पर शायद हमें बातचीत करनी चाहिए। तो ट्रंप साहब लिखते हैं, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, we have over the years done relatively little business with them because their tariffs are too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. Also, they have bought a vast majority of their military equipments from Russia and are Russia's largest buyer of energy along with China. At a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine, all things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अभी जो भाषा है, देखिए, ऑब्नॉक्शियस का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रेनियस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर रशिया के साथ जो संबंध है उसको लेकर थोड़ी खरी खरी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं उसको। तो कुल मिला के क्या ये इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं? ट्रेड डील तो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुदयाल साहब, आरती मैम और लक्ष्मण जी सब जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आप लगातार इस पूरे मुद्दे को शुरू से कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट जो वाणिज्य मंत्री है उनके साथ आपने काफी क्लोजली इस पर रिपोर्टिंग की, काम किया और कई शोज आपने इस दौरान किए, और अब ये अचानक ट्रुथ सोशल पर उन्होंने धीरे से बम फोड़ दिया। इस पूरी घटनाक्रम को और जो मैसेज मैंने अभी पढ़ा, उसकी जो भाषा है, इससे क्या आप निकाल रहे हैं इसके मतलब कि क्या वो भारत को एक तरीके से थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके फिर वो हमें अपनी शर्तों पे मनवाने की कोशिश करेंगे और फिर शायद ये टैरिफ जो अभी 25% दिख रहा है प्लस उसके ऊपर पेनल्टी, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, या फिर ये ऐसा ही रहेगा और आगे एक और राउंड की बातचीत है जिसके ज्यादा मायने नहीं है? क्या विश्लेषण आप इसका करेंगे? देखिए, दरअसल मुझे लगता है, चूंकि इस इशू को जब जब मैंने समझने की कोशिश की है और जहां तक समझा उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के ट्रूथ सोशल पे पोस्ट कर रहे हैं तो ये दरअसल इंडिया यूएस ट्रेड डील के बीच जो नेगोशिएशन चल रहा था उस नेगोशिएशन में ये भारत की जीत है। भारत की जीत ऐसे है क्योंकि कई सारे मुद्दे पर, लगभग हर एक मुद्दे पर सहमति बन गई थी। सिर्फ 2 मुद्दे ऐसे थे जिस पर भारत बिल्कुल अपना रेड लाइन खींच लिया था, बोला था कि मैं इससे आगे किसी भी कीमत पर बढ़ूंगा नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। उसमें से एक था आपका फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, जो फूड प्रोसेस वहां से आते प्रोसेस्ड फूड, उसकी बात है, और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के, एग्री को लेकर के। डेयरी और एग्री को लेकर भारत ने कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया। वहां पे भारत ने इससे पहले कई देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिसमें यूके भी हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, तो उनका भी हवाला दिया। देखिए, हम कहीं भी नहीं खोल रहे हैं तो आपके साथ भी नहीं खोल सकते हैं, और ये भारत के लिए वाकई काफी संवेदनशील सेक्टर था और लगातार दबाव इस तरफ यूएस की तरफ से बन रहा था कि आप इस सेक्टर में कुछ न कुछ हमको रियायत दीजिए। तो भारत जब इस पर अडिग रहा तब जाकर के यूएस ने ये यहां पे अपना 25% की ड्यूटी लगाई है और पेनल्टी लगाने की धमकी दी है। और भारत दरअसल अडिग रहा, ये भारत के पक्ष में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएस के साथ ट्रेड डील और 25% ड्यूटी लग जाती है तो हमारा एक्सपोर्ट रुक जाएगा या फिर बहुत त्राहिमाम मचने वाला है। जाहिर तौर पर एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के साथ है, लेकिन कई सारे प्रोडक्ट इंडिया से जाते हैं यूएस, जिसके अगर बहुत महंगे हो गए तो यूएस के लिए बड़ा मुश्किल होगा, जिसमें से एक वहां का फार्मा प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट वहां पर जाते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमारे एक्सपोर्ट को रोकने से आप बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे, तो आपके ऊपर भी दबाव बनेगा। जब वहां पर महंगाई बढ़ेगी, फार्मा कंपनियों की लागत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तो ये बात रही। तो और अब यहां पे रणनीति क्या होगी कि जो यूएस का नेगोशिएटिंग टीम आने वाली है, तो मुझे लगता है कि भारत जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलेगा। ऐसा नहीं करेगा कि अपनी तरफ से उल्टा ड्यूटी लगा दें या फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को रोक दें। भारत वेट एंड वॉच में रहेगा, नेगोशिएटिंग टीम आएगी तो शायद बातचीत करें और आगे चल के ट्रेड डील का रास्ता खुला रहे। तो ये रणनीति भारत की यहां रहने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर ये भारत ने अच्छा किया कि अपने रेड लाइन को पार नहीं किया, भले उसने ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ड्यूटी में 2 बात बता दूं, अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये
10% जो बेसलाइन टैरिफ था उस बेसलाइन टैरिफ को ऊपर 25% लगा रहे हैं, वो इसमें इंक्लूड है। दूसरा, पेनल्टी कितनी लगाएंगे वो भी इसमें भी साफ नहीं किया गया है। अच्छा लक्ष्मण, एक वो जो ब्रिक्स देशों वाला 10% था, क्या वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा? जस्ट मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूं। नहीं, अभी उसमें कोई सफाई नहीं आई है ब्रिक्स देशों वाला, क्योंकि ब्रिक्स वाले में इन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर डॉलर को कमजोर करने वाले कोई कदम उठाते हुए देखेंगे तब मैं ये ड्यूटी लगाऊंगा। तो वो ऐसा कोई कदम अभी तक उठा नहीं है, ना तो इसको लेकर कोई ब्लैक एंड व्हाइट बहुत बातचीत आगे बढ़ी है, वो बहुत लंबी दूरी की बात है। ये तत्काल जो उनको चिंता है वो है कि रशिया से आप जो ऑयल खरीद रहे हैं हमसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं, हमसे उतना खरीदिए। दूसरा, जो आर्म्स इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट आप रशिया से ले रहे हैं हमसे ज्यादा क्यों नहीं लेते हैं, ये उनकी दिक्कत है। तो डिफेंस तक की तो बात अलग है, लेकिन ऑयल में दिक्कत ये होती है कि रशिया से ऑयल हमें सस्ता पड़ता है और रशिया के ऑयल की क्वालिटी हमारे बाकी मेहमान भी बताएंगे यूएस के ऑयल की क्वालिटी से काफी बेहतर होती है, तो हम क्यों आपसे महंगा खरीदेंगे। लेकिन तभी भारत कुछ ना कुछ खरीद सकता है, ये एक नेगोशिएशन का एक पार्ट हो सकता है कि चलिए कुछ इतना परसेंटेज आपसे खरीदेंगे, लेकिन बिल्कुल रशिया से हम बंद कर देंगे ऑयल खरीदना। और भारत ने कई बार अलग अलग मंचों पर बोल दिया अगर हम रशिया से बंद कर देंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन रशिया से सामान खरीदना बंद तो नहीं भारत करेगा, लेकिन नेगोशिएशन टूल्स के तौर पर हो सकता है कुछ कम कर ले, कुछ उनसे खरीद ले, इस बात की बातचीत करे, लेकिन आगे की बात होगी। अजय साहे साहब, जो दो हिस्से हैं उनके, एक में तो वो टैरिफ को स्लैब कर रहे हो, दूसरे में यही शिकायत कर रहे हैं कि आप क्यों किसी और के साथ, रशिया के साथ इतना व्यापार कर रहे हैं। तो जैसे कोई मतलब उनकी खुद की दुखती रग है ऐसा बता रहे हैं। मैं एक आंकड़ा अभी देख रहा था जिसमें भारत का जो ट्रेडिंग परसेंटेज है उनके साथ, व्यापार घाटे का जो प्रतिशत है वो बहुत नीचे है। वो कहीं थाईलैंड जैसे देशों के आसपास है, 3.8 और 3.7% के आसपास। हमसे तो वियतनाम और अन्य ऐसे देश बहुत ऊपर है जिनके साथ अमेरिका को व्यापार करने में बहुत ज्यादा घाटा होता है। तो टेक्निकली भारत के साथ अमेरिका को इतनी दिक्कतें हैं नहीं। और चीजें कौन सी लेते हैं वो हमसे, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसी चीजें ठीक है, लेकिन जो दवाइयां जिस क्वालिटी की भारत से जाती है, अभी लक्ष्मण ठीक कह रहे थे, अगर वो महंगी होंगी तो एक तरह का दूसरा इंपैक्ट अमेरिका पे आएगा। तो दिक्कत क्या है ट्रंप साहब की? क्या वो इस बात से ज्यादा तकलीफ में है कि हम रशिया से ये ना खरीदें, किसी और से कुछ हथियार ना खरीदें, सब कुछ उनसे खरीदें, या फिर उनको हमारा ये करीब 3.7% और मे बी अराउंड 4% का जो डेफिसिट है वो इतना चुभ रहा है? नहीं, देखिए, डेफिसिट की बात उनको चुभ रही, ये तो नहीं मानता। अभी इंडिया जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो चाइना के साथ रफली $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट के साथ चल रही है, तो यूएस जैसी इकोनॉमी के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मिस्टर ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने जिस तरह की यूनिलैटरल वन साइडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ कर लिया है, तो उनको लगता है उस तरह के टर्म वो इंडिया को भी डिक्टेट कर सकते हैं, जो कि नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली उनकी परेशानी है। उन्होंने एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। अगर वो बोलते 25% ड्यूटी है तो शायद एक्सपोर्टर इंपोर्टर उस पर कैलकुलेशन करते कि हाँ वो एब्जॉर्ब कर सकते, कहाँ नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। उन्होंने एक नया एलिमेंट पेनल्टी का ला दिया है, पेनल्टी क्वांटिफाई नहीं की है, तो वो अनसर्टेनिटी बना के रखना चाहते हैं। उनकी अप्रोच कुछ इस तरह की है, और इंडिया ने जिस तरह का इंस्टांस अब लिया है, और जैसे अभी लक्ष्मण जी ने बोला कि कुछ हमारे नॉन निगोशिएबल पॉइंट हैं उनको हम नहीं ओपन करना चाहते, तो वो बहुत सही है। आई थिंक यहाँ से इंडिया भी अपनी पोजीशन काफी क्लियर करेगा, और यूएस के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है ये ऐसा कुछ नहीं है। हम बेसिकली एक डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। यूएस हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, बट जब भी कोई बायलैटरल डील होती है तो वो दोनों देशों के लिए गेन्स की बात होनी चाहिए। ये वन साइडेड डील नहीं होगी। मेरे को जरूर लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि एक वन साइडेड डील ना बने। जी प्रभुदयाल साहब, जो अमेरिका की 2-3, अगर हम इसे 3 टुकड़ों में बांटे कि एक तो सीधा सीधा ट्रेड हो गया कि मेरा ये सामान आपके यहां इस ड्यूटी के साथ जाएगा, आपका वो सामान मेरे यहां इस ड्यूटी के साथ आएगा, उसमें तो चलिए आप बैठ के टेबल पर बातें कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे जीएम क्रॉप्स या फिर ओवरऑल एग्रीकल्चर, वो हमारे किसानों के हिस्से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर शायद कंप्रोमाइज शायद क्या नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, आपका यह निर्णय कि आप दुनिया में किसके साथ क्या खरीदते हैं और क्या नहीं, ये तो एक किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता से भी जुड़ा हुआ मामला है। अब ये 3 अलग अलग मुद्दे अगर हम पकड़ें तो भारत शायद पहले मुद्दे के साथ उतना असहज नहीं होगा
की जा सकती है, थोड़ा उनको रिले दिया जा सकता है, थोड़ी रिलीफ दी जा सकती है, लेकिन जो बाकी के दो मुद्दे हैं क्या वो कहीं से भी कंप्रोमाइजेबल हैं या उसको भारत को टैकल करने में थोड़ी इश्यूज आएंगे ट्रंप के साथ? विपिन जी, मैं यहाँ 3 हफ्ते से अमेरिका में हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ और कई मुद्दों पे बातचीत होती है, उसमें ये जो ट्रम्प टैरिफ पे भी बात होती है। यहाँ लोगों का ये भी मानना है कि इन टैरिफ से डोमेस्टिक मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचेगा, चीजें महंगी होती जा रही हैं, रिसेशन के कुछ आसार दिख रहे हैं और खास तौर पे कुछ चीजें जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इनसे तो आम आदमी भी बहुत चिंतित है इसके बारे में, क्योंकि भारत से बहुत बड़ी तादाद में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं और लोग चाहते हैं कि इनके दाम ना बढ़े, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स के अगर कॉस्ट बढ़ते हैं तो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेंगे, लोगों का जो बोझ है वो बढ़ेगा। लोग नहीं चाहते, लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि ये ट्रंप सिर्फ दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। देखिए, हमने तो हर तरह से ये कोशिश की है कि हम दबाव को रेजिस्ट करें। जैसा आपने कहा कि बहुत सी चीजें तो हमारी सॉवरेंटी, हमारी संप्रभुता से संबंधित है। अब हम वहां से अगर डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो देखिए इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा जो यहां पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी कह रही है कि यहां पर जो कैटल को जो फीड दिया जाता है उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स भी मिले होते हैं, उसमें एनिमल फीड मिला होता है। और क्या भारत में जहां बहुत कल्चरल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि एनिमल फीड से जो प्रोडक्ट्स बने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो हम उसको कंज्यूम करें? देखिए, बहुत से इसमें कल्चरल रिलीजियस मैटर्स जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जैसा आपने खुद जिक्र किया, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहां अमेरिका में भी बहुत लोग चिंतित हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से कई और बीमारियां फैलती हैं, कुछ ऑटिज्म के आसार नजर आते हैं और इसीलिए हर प्रोडक्ट की तरह से वो एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक है, फुल्ली ऑर्गेनिक, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि टेम्पर्ड नहीं है। लोग यहाँ चिंतित हैं। तो क्या हम इस तरह के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे? हम क्यों करें? हम जो है सही काम कर रहे हैं कि रिजल्ट कर रहे हैं कि अमेरिका से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं लेंगे। और जहां तक डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है, हम अपनी डेयरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ और भी मुद्दे इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनसे भारत सरकार चिंतित है और इसीलिए इतनी आसानी से ये ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। अब ट्रंप तो पूरी तरह से दबाव डाल, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो दबाव से भारत झुक जाए, लेकिन उनका ये दबाव जो है उनके अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरे विचार में ये जो मुद्दा है बड़ा पेचीदा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड डील हो जाए जल्दी, और हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको दबाव में नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि आप अमेरिका से, जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, देखिए हमारी जरूरत है, हमें अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। हमने बार बार अमेरिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पे अड़े हैं। तो मेरे विचार में अभी हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि जल्दी ये ट्रेड डील हो जाएगी। उनके तरफ से एक ट्रेड टीम आएगी इंडिया में एंड ऑफ अगस्त में, एक्सपेक्ट, और लोग कर रहे हैं कि ये शायद फॉल तक, मतलब 2-3 महीने बाद उसके हो जाएगा ये। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो हमें पूरी तरह से गवारा नहीं। आरती मैम, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी और वाणिज्य मंत्री तो ऑन स्टेटमेंट कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ डील तो होगी, लेकिन उसमें किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, उसमें नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज हम नहीं कर पाएंगे। एक छठा राउंड अभी जो सर भी कह रहे थे कि एंड ऑफ अगस्त होने वाला है, क्या उसके पहले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसा अभी भी ये सिर्फ उनके ट्रुथ सोशल पर है, कागज कब आएगा देखते हैं, कागज में एग्जैक्टली क्या आता है वो देखते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों के साथ भी ऐसे ही किया। पहले एक सर्टेन टैरिफ लगाया, फिर उसके साथ रीनिगोशिएट किया, फिर और कम किया, फिर बेसलाइन ऊपर नीचे कर दी। क्या इंडिया के साथ भी सेम टू सेम वही होने वाला है और इंडिया के फेवर में यही है कि हम अपनी बात पर अड़े रहें? देखिए विपिन, सबसे पहली बात ये कि बहुत ही रिग्रेटेबल है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप में मैं कहूंगी कि
पिछले 35 साल में, जब से यूएसएसआर सोवियत यूनियन टूट गया और इंडिया जो है उस कैंप से निकल के यूएस का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो निभाया हमने पिछले 35 साल में, उसमें आज एक लोवेस्ट पॉइंट आया है, क्योंकि लगातार प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो लगातार इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये रिग्रेटेबल है, और इसमें मुझे लगता है कि ये सिर्फ ट्रेड से कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है, कुछ और भी है जिसकी वजह से लगातार प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सीज फायर को लेकर लगातार जी आरती, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको, शायद थोड़ा ऑडियो और लाइन का इशू है। विल ट्राई टू कनेक्ट यू अगेन। पिरूज साहब के पास जाता हूं। पिरूज सर, चलिए इसमें जो भी कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन अभी सिर्फ प्योरली बिजनेस की बात करते हैं। अगर अमेरिका इंडिया पर 25% का टैरिफ नॉन निगोशिएबल वे में, आगे कितना निगोशिएशन होगा वो हमें देखना होगा, प्लस वो जो पेनल्टी की बात कर रहे हैं, प्लस वो ब्रिक्स वाली कोई चीज आ जाती है, क्या इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर पर या हमारी इंडस्ट्रीज पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो डेफिनेटली आएगा, चीजें महंगी होंगी और कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, वहां पर आपको टिकना होगा। लेकिन जो एक दलील हमेशा दी जाती है कि आप ये देखिए कि आपके जो दूसरे मुल्क हैं उनके मुकाबले आपके टैरिफ का है। अगर आप वियतनाम से कंपटीशन में खड़े हैं तो क्या आपका उनसे कम है? अगर आप चीन के साथ खड़े हैं तो उनके मुकाबले आपका कितना कम है? और अगर कंपैरेटिव टैरिफ आपका कम है तो फिर शायद आप एक बेटर पोजीशन में होंगे। अब ये दो चीजें हैं, क्या ऐसा करके हम अपने आप को माने कि हमारी पोजीशन बेटर हो सकती है, या फिर आपको और टफ निगोशिएशन पे जाना है अगर आपको अपनी इंडस्ट्रीज और अपने सेक्टर्स की रक्षा करनी है? चलो, आपका अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से हमको ये शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा। आई थिंक इंडियन इंडस्ट्री को समझना चाहिए कि वी आर वेरी लकी, बिकॉज ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया है। आज जो ये जो ट्रेड वॉर है उस पर एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा, अखा वर्ल्ड रियलाइन हो रहा है, और ये बहुत अच्छे टाइम पे हो रहा है, बिकॉज इसमें हमारे पास एक स्ट्रांग लीडरशिप है। हमारे पीएम बड़े स्ट्रांग है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बड़े स्ट्रांग है, और वो उन्होंने एक जो डिसीजन लेंगे हमको एज इंडस्ट्री एज पीपल सपोर्ट करना पड़ेगा। अब डेफिनेटली कोई भी ऐसा डिसीजन होता है, सेम वे वॉर में भी होता है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन होगा, थोड़ी इंडस्ट्रियों को सफर करना पड़ेगा, सबको नहीं, पर उसपे जो लॉन्ग टर्म इंडिया का फायदा हमको देखना है। और हमको बिल्कुल हमने को कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी हमारी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चर हो, डिफेंस सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपने को करने की जरूरत नहीं है। और हमको हमारे गवर्नमेंट को इसमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए एज वन वॉइस। मैं तो कहूंगा ऑपोजिशन को भी, वो ऑपरेशन सिंदूर हो कि ये जो ऑपरेशन ट्रेड वॉर है, हमको पूरा अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर फाइटिंग फॉर द कंट्री। ये कोई अपनी तो फाइट नहीं है, दे आर फाइटिंग फॉर इंडिया फ्यूचर। और हम अभी इसको अगर झुक जाएंगे तो हम लोग एक सबऑर्डिनेट स्टेट बन जाएंगे। आज मेरे हिसाब से जो मेरा विजन है कि 47 इज नॉट अबाउट जस्ट विकसित भारत, 47 इज अबाउट इंडिया डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। और वो डोमिनेंस कैसे होगा कि ट्रेड में हम लोग एक बड़े बड़े क्या बोलते उभर के आएंगे एज ए बिग पार्टनर टू कंट्रीज। और ये जो अभी जो टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है इसमें ये होने वाला है। पीपल आर लुकिंग एट इंडिया सीरियसली। मीडियम टर्म में, स्मॉल टर्म में लेट अस से यूएस को एक सेकंड बगल में छोड़ते हैं, हमारा जो यूके के साथ ट्रीटी हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है, दुबई के साथ हुआ है, बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होने वाला है, यूरोप में हो रहा है, इसका फायदा हम देखें। और एक चीज भी पक्की है कि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिनमें अमेरिका इंडिया के बिना नहीं रह सकता है, तो वो प्रोडक्ट में तो वो लगाएगा नहीं ड्यूटी, उसके खुद का उसमें हित नहीं है। तो आई थिंक हमको वी हैव टू स्टैंड फर्म। और रही एग्रीकल्चर की बात, मेरा ऑनेस्टली मानना है कि ये पूरा डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट रीत से ये होना है कि अल्टीमेटली जो क्रॉप में इंडिया आज मेरे हिसाब से वर्ल्ड में नंबर 1 है और हम लोग अच्छी तरह उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाई डोंट वी लुक के भाई इसको हम लोग रियायत देने के बाद हम भी इंडिया में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है, जैसे कि डेयरी की बात की, डेयरी में मिल्क और बटर को छोड़ देते हैं, पर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसमें इंडिया भी कॉम्पीट कर सकती है वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड भी इंडिया में आ सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, मोज़रेला चीज। अब इंडिया इसमें रियायत देने का कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 कस्टम ड्यूटी कम दो, लाओ भाई आप मोज़रेला चीज आप हमको दो, हम आपको हमारा मोज़रेला चीज भेजेंगे। तो वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट में मेरे हिसाब से अपने को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, पर जो बेसिक कमोडिटीज है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज है,
जो डेयरी कमोडिटीज है उसमें अपने को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें हमारा फार्मर का और हमारी फूड सिक्योरिटी का डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं फूड से आता हूँ, ये डेफिनेटली बताऊंगा आपको। सेकंड, यूएस ने भी, वो लोग ये ट्रम्प अपने स्टूट्स पोषे हुए बोलते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर इंडिया किंग है, तो यूएस भी नॉन टैरिफ बैरियर का किंग है। आज कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर को पूछ लो, अमेरिका में नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है क्या? आज हर चीज के उनके पास तो बैरियर है। आज इंडियन एक्सपोर्टर को क्या क्या नहीं करना पड़ता है अपने माल को अप्रूव कराने के लिए वहां। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये नॉन टैरिफ बैरियर खाली इंडिया में नहीं है, उनके पास भी है। और इसलिए भी यूके की जो ट्रीटी हुई है उसमें एक चीज मैंने नोटिस की है, वो कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट है, खाली ट्रेड की बात नहीं हो रही है, बाकी सब मुद्दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वीजा के मुद्दे है, ये जो सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, वो सब मुद्दों की बात हो रही है। और उससे फायदा ये हुआ कि इंडिया को एक प्रॉपर, क्या बोलते हैं, बैलेंस ट्रीटी मिला है। तो मेरा इसीलिए मानना है कोई शॉर्टकट करना नहीं है, कोई हाफ वे करना नहीं है। इंडिया शुड नेगोशिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर ट्रीटी विद यूएसए इन इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट, एंड इंडियन बिजनेस, इंडियन पीपल शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट। ये मेरा ऑनेस्टली मानना है, और मैं डेफिनेटली मानना हूं कि अगर एक प्रॉपर ट्रीटी होगी तो लॉन्ग टर्म में इंडिया का फायदा होगा। और इंडिया का जो मॉडल है बाकी कंट्री अडॉप्ट करेगी। अपने को अभी जो बाकी जो मॉडल्स है, यू ने कर दी है ट्रीटी, वन साइडेड ट्रीटी कर दी यू ने 2 दिन पहले, और बाकी कंट्रियों ने जो शॉर्ट टर्म ट्रीटी कर दी है, उससे कोई इंडिया का भला नहीं होगा ऐसी ट्रीटी करके। एक प्रॉपर ट्रीटी करके इंडिया का भला है, ये मेरा मानना है। जी ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और एक प्रॉपर डिस्कस ट्रीटी की तरफ जाना चाहिए, रादर देन एक नीजक रिएक्शन की जगह। लेकिन सुनील सर, जो मार्केट है उसमें नीजक रिएक्शन आते हैं, वो सेंटिमेंट पे काम करता है। तो ट्रम्प साहब का ये जो मैसेज है ये ट्रुथ सोशल पर, क्या ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को बिगाड़ने का काम करेगा कल? बिल्कुल, नीजक रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज है कि डरते हैं लोग, तो आम जनता जब डरता है तो जाके बेचने की कोशिश करते हैं। सेकंड, एफआईआईस इस महीने पूरा उन्होंने करीबन 40,000 से ज्यादा उन्होंने बिकवाली किया है, मगर उसके पहले 3 महीने में वो थोड़ा इंडिया की ओर पॉजिटिव हो रहे थे। तो अब इसके कारण मेरे ख्याल में एफआईआई फ्लोज आने में वक्त लगेंगे, तो अंटिल क्लैरिटी आती है। तो जरूर इन द एब्सेंस ऑफ एफआईआई फ्लोज और डोमेस्टिक रिटेल निवेशक डायरेक्ट इक्विटीज में जो आते हैं वो जरूर डरेंगे। तो टुमारो देयर विल बी ए नी जॉक रिएक्शन, राइट। मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स, ये तो अच्छे स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे नी जॉक रिएक्शन में क्या होता है, एक तो होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे दबाव, और दूसरा होता है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर जैसे बैंकिंग हो या कैपिटल गुड्स हो या कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, वहां पे भी आपको करेक्शन सेंटिमेंट के कारण दिखेगा। तो वहां पे जरूर मैं देख रहा हूं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग करेंगे गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो इस क्वालिटी के माहौल में तो वो एक थोड़ा प्रोटेक्शन आ सकता है, मगर जरूर कल सुबह मार्केट में रिएक्शन होगा, दैट इज इनएविटेबल। और मेरे ख्याल में किसी को भी अब के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर से थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि कितना असर, क्या पेनल्टी लगने वाला है का नहीं। मगर जो करेक्शन हो रहा है आपको ब्रॉडर स्पेस, डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस में कुछ भी उधर करेक्शन होता है तो खरीदने का मौका है। तो थोड़ा बहुत कैश कल से थोड़ी थोड़ी डिप्लॉय करें ऐसे सेक्टर्स में। इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं, कैपिटल गुड्स आते हैं और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन आते हैं। ये तीनों का प्योरली डोमेस्टिक ओरिएंटेड प्ले है, और उधर भी थोड़ा करेक्शन जरूर आएगा कल, तो वहां पे खरीदारी का मौका बनता है। वैसे तो ये मामला जो है ये खाली ट्रेड डील की बात नहीं है। मेरा मानना है कि अगर 25% पे डील खत्म हो गई तो उतना बुरा नहीं है। 20 से 25 हुआ है, 5% ही एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है। प्रॉब्लम पेनल्टी की है, और प्रॉब्लम ये मैसेज की वर्डिंग्स की है जो भड़का रहे हैं इंडियन लोगों की। वो प्राइड हर्ट हो रहा है, और पार्लियामेंट भी सेशन में है, तो ऑपोजिशन भी इसको उठाएगी। तो अब के लिए मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, वो ट्रेड डील की टॉक्स चल रही है करके इस पे रिएक्ट ना करे, एक शांति का माहौल बना दे। फिर 2-3 महीने के बाद कुछ प्रोग्रेस करके कुछ डील, जैसे अभी रसना के चीफ भर रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमें गिव एंड टेक करना चाहिए, एक डील जहां पे इंडिया का भी विन हो और अमेरिका का भी विन हो। मगर ये जो रशिया के बारे में है, रशिया हमारे साथ दोस्ती 50-60 साल से रखी है, सभी इंडो पाक वॉर में हमारा समर्थन दिया है, हमारे पूरे डिफेंस इक्विपमेंट उनसे है, स्पेयर पार्ट सब उनसे आ सकते हैं। तो ये नॉन नेगोशिएबल है। तो मेरा मानना है कि अब के लिए अग्री, डेयरी, जेनेटिकली मॉडिफाइड और रशिया
से तेल और रशिया से आर्म्स, ये सब नॉन नेगोशिएबल है आपकी स्थिति में, क्योंकि ये ट्वीट ने हेल्प नहीं किया। ये ट्वीट मैटर्स को वर्सन कर रही है, क्योंकि ये ऑब्नॉक्शियस ऐसे शब्द यूज करने से ना एक देश की प्राइड को हर्ट होता है। तो मेरा मानना है अभी थोड़ी शांति का माहौल की जरूरत है, कुछ काउंटर रिएक्शन ना करे गवर्नमेंट और शांति से ट्रेड टॉक्स को जारी रखे। मगर ये 5 जो है नॉन नेगोशिएबल, वहां पे मेरे ख्याल में डे 1 से यही चीज के ऊपर बातचीत हो रही है कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। 5 बैठक हुआ है पर कुछ प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि मुद्दे यही है, पहले दिन से आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि बिकॉज ये 5 हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। लक्ष्मण जी, अब छठा राउंड होगा जो कि अगस्त में होगा, लेटर इन द अगस्त होगा। आज भी हमें सूचना मिली, आप उसकी तस्दीक करेंगे है कि नहीं, कि जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं और जो विदेश मंत्री हैं वो दोनों, क्योंकि संसद अभी ऑन ही है, जैसे ही ये खबर आई तो उन्होंने एक बैठक की वहां पर, और आगे इसको कैसे डील करना है डेफिनेटली उसी पर विचार मंथन और सब कुछ हो रहा होगा। मैं स्पेकुलेट करने को नहीं कहूंगा आपको, लेकिन फिर भी यहां से आगे बढ़ते हुए अब इंडिया की अप्रोच क्या रहेगी, क्या हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं, आपने चूंकि सवाल एक पीयूष जी से पूछा था और सुनील सुब्रमण्यम साहब ने भी इस पे थोड़ा सा फोकस किया, तो उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दरअसल यूएस ने जिन जिन देशों के साथ डील किया है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उन देशों के साथ डील को देखिए तो इंडोनेशिया के साथ 19% है, यूरोप के साथ 15% है, यूके के साथ 10% है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट जब यूएस में जाएंगे तो ये ड्यूटी वहां पे लगेगी, लेकिन जब यूके के प्रोडक्ट इन देशों में जाएंगे, चाहे फार्म प्रोडक्ट इनके जा रहे हो, चाहे बाकी दूसरे प्रोडक्ट जा रहे हो यूएस वाले, तो वहां पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ये उनकी डील है। अगर उनसे आप तुलना करें तो इंडिया 25% लगने के बाद भी जिन देशों के साथ डील यूएस कर चुका है उनसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि इंडिया ने कोई ऐसा डील नहीं किया कि यूएस के सारे प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री हमारे यहां आएंगे। इन देशों ने, जिन देशों ने डील किया है, उन्होंने कहा है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट की एक सीमा की है, वादा किया है। यूएस के साथ ऑयल खरीदने का वादा किया है, आर्म्स खरीदने का वादा किया है, इंडिया ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। तो 25% ड्यूटी लगने के बाद भी मेरा मानना है कि इंडिया उन देशों के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है जिन देशों ने यूएस के साथ डील किया है। अब दूसरी चीज, यहां से अप्रोच क्या होगा, तो भारत हमारे आपके लिए सरप्राइज यहां पे है, लेकिन एक हफ्ते से जब से इंडिया की नेगोशिएटिंग टीम वहां से आई है यूएस से, उसके बाद से भारत सरकार कह सकते हैं कि वो जिस मूड में थी उनके लिए सरप्राइज नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ कह के आ गया था कि मैं इस रेड लाइन से आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर हुआ कि चलिए हमारी टीम आपके यहां जाएगी, फिर आगे बातचीत होगी। तो उनकी टीम आएगी, अगले महीने बातचीत होगी, नेगोशिएशन जारी रहेगा, लेकिन भारत ने जो रेड लाइन वहां खींची थी वही रेड लाइन यहां भी रहेगी। भारत की रणनीति यह होगी कि रेड लाइन को ना करें, दूसरी चीजों जो है वहां पर हम थोड़े बहुत नेगोशिएशन करके आगे बढ़ें। तो वो भारत सरकार ट्रंप की तरह सारे पत्ते नहीं खोलेगी, रवैया नहीं अपनाएगी। हम लोग बिल्कुल डील को नेगोशिएटिंग तरीके से आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से कह सकते हैं कि जबरदस्ती करने की कोशिश ट्रंप कर, वैसा तो नहीं होगा। और इस मुद्दे पे वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय दोनों आपस में अलग अलग रणनीति, अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मुझे लगता है भारत इसमें बहुत जल्दीबाजी के मूड में नहीं है, जो मैं भाप पाया उद्योग मंत्रालय और बाकी मंत्रालयों के अधिकारियों और मंत्रियों से बातचीत करके, बहुत जल्दीबाजी के मूड में नहीं है। वो आराम से अपनी शर्तों पर अपने हितों का ख्याल रखते हुए यूएस के साथ डील करना चाहता है। जी ठीक है। आरती मैम, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे जब मैं लक्ष्मण जी के पास जा रहा था। विपिन जी, सुनील जी ने इनफैक्ट बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया कि ये ट्रेड डील जो इंडिया और यूएस में हो रही है वो उसके अपने एक डायनेमिक्स है, और इंडिया ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखेगा और उसी के अकॉर्डिंगली ही डील होगी। लेकिन सवाल एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप के शब्दों का है, जो वो लगातार प्रोवोकेशंस दे रहे हैं इंडिया के खिलाफ और लगातार नीडल कर रहे हैं हमको, जो रिग्रेटेबल है और अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पिछले 35 साल से आउट ऑफ द वे, खासकर ये सरकार जो है वो गई है यूएस से संबंध और बेहतर बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा, ह्यूस्टन में हाउडी ट्रंप के इवेंट में उनको पूरा सपोर्ट दिखाया। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप यहां आए और बहुत ही आदर सत्कार
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीनों से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए हैं, वो लगातार इंडिया के लिए नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, प्रोवोकेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये टैरिफ या ट्रेड को लेकर नेसेसरली ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, इनफैक्ट सुनील जी ने सही कहा कि अभी 20 से 25% ही है। हाँ, ये अलग बात है कि पेनल्टी का शब्द जब प्रेसिडेंट ट्रंप लगा रहे हैं तो उसमें ये एक अलग डायनेमिक नजर आता है। और मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है प्रो यूएस, खासकर जो पिछले 11 साल में बहुत ज्यादा मैं कहूंगी रही, कि हम लोग एक टाइम पे हम लोग जब जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज बात कही है कि रूस से हम सबसे ज्यादा वेपन्स लेते हैं और रूस से अब हम एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें कुछ साल पहले तक, इनफैक्ट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो एडवाइजर्स, खासकर अजीत डोवल और जयशंकर जी जो है, दोनों का जो संबंध यूएस के साथ है और बहुत ज्यादा घनिष्ठता दिखती है, उसमें हमने देखा कि हमने डिवर्सिफाई किया अपनी आर्म्स का जो इंपोर्ट करते हैं, हम वेपन्स का इंपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रहे, हमने फ्रांस से रफाल खरीदे, हम लोग इजराइल से हम लोग बहुत मात्रा में ड्रोन्स खरीद रहे हैं, हम यूएस की टेक्नोलॉजी, और ये कहना, इनफैक्ट किसी पैनलिस्ट ने कहा कि यूएस के साथ ट्रेड डील में हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम है यूएस की टेक्नोलॉजी के लिए हम डिपेंडेंट है, एआई की टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है। और अगर आप देखें कि सबसे 2 बड़े जो देश है जो एआई और टेक्नोलॉजी में, वो है चाइना और यूएस। और चूंकि चाइना से तो एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं है, या चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है वो हमेशा बहुत ही वो ट्रेड पे एक लेवल पे ठीक भी है, और दूसरी तरफ हम जब एलएसी के जो डिस्प्यूट्स है, क्राइसिस है, उनकी वजह से हम चाइना से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। तो ये कहना कि हमारी डिपेंडेंस नहीं है वो गलत होगा। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप के जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सीज फायर को लेकर, इंडिया को लगातार बेइज्जत करना, वो मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम दर्शाता है। और वो ये दिख रहा है मुझे कि प्रेसिडेंट ट्रंप, खासकर मुझे लगता है अजीत डोवल और जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो रही है, वो उसमें कंपैटिबिलिटी आज नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ही नजर नहीं आ रही थी। हमने देखा कि कितना बड़ा इशू बना खालिस्तान को लेकर, कितना बड़ा इशू बना पन्नू को लेकर। तो वो जो स्ट्रेन रिलेशनशिप में आया है पिछले 5 साल में, वो आज हमें दिख रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के भाषा में भी। और वो भाषा जो है बहुत प्रोवोकेटिव है, और नीडलेसली मैं कहूंगी वो प्रोवोकेटिव है, वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया आज डिप्लोमेटिकली ऐसा लग रहा है कि बहुत कष्ट में है, चैलेंजिंग है, कि कहीं ना कहीं चूक रह गई है डोवल और जयशंकर की ओवरऑल डॉक्ट्रिन जो यूएस को लेकर थी, उसमें एक प्रॉब्लम आ चुका है और वो लग रहा है कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। बेशक हम ट्रेड डील 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और पेनल्टी हमें मालूम नहीं है कि पेनल्टी हमको क्यों लग रही है, चूंकि रशिया के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप खुद अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, खुद अच्छा उनको वो बनाना चाहते हैं। और इनफैक्ट रशिया के साथ जो हमारा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, वो यूएस हमेशा उसके बारे में लीनियंट रहा है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रही है। वो उस कैलकुलस में नहीं आता है जब यूएस इंडिया को लेकर या एशिया को लेकर देखता है और इंडिया का रिलेशनशिप रशिया के साथ देखता है, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया की पार्टनरशिप चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अकोमोडेट की जाती है। तो ये आज जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, खासकर जो मैं कहूंगी, क्योंकि सारी पॉलिसी जो है यूएस को लेकर वो 2 ब्यूरोक्रेट्स ने उस पर इन्फ्लुएंस जो है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डोवल और जयशंकर कर रहा है, वहां मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है शिवकांत जी,
अगर अमेरिका को देखें हम, मतलब मैं ट्रेड की भी बात कर रहा हूं, डिप्लोमेसी भी फिर उसमें आ ही जाएगी, और वो ये कि अभी क्योंकि सारी बातचीत ट्रेड के ऊपर हो रही है, वो लगभग हमसे भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं। मतलब उसमें जापान, दक्षिण कोरिया जो उनके उतने ही अलाई हैं जितने हम हैं, या थोड़ा 4 कदम आगे होंगे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोई रूरियात तो नहीं बरती, नंबर 1। नंबर 2, आज आप अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो एक बात है, आप दूसरे ट्रेड पार्टनर्स भी ढूंढ सकते हैं, अपना जो एक्सपोर्ट है उसका ओरिएंटेशन थोड़ा इधर उधर करके चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका, अब जब बात करते हैं पूरे पावर बैलेंस की दुनिया के अंदर, तो क्या आप अमेरिका से दूर हट सकते हैं या उनके साथ रहना आपके लिए जरूरी भी है? और अगर वो जरूरी है तो फिर आपको ये ट्रेड और ये सारी चीजों को भी शायद ज्यादा ठंडे दिमाग से, ज्यादा एकोमोडेटिव होके अभी के सिनेरियो में देखना होगा और इसे बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ डील करना होगा। देखिए, अभी के सिनारियो में अमेरिका के बगैर तो आप रह नहीं सकते, लेकिन अमेरिका को आपको मैनेज करना होगा। जो आरती जी बात कह रही थी, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, ये शब्दों की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है। ये रेड लाइन शब्दों की नहीं है, ये सिद्धांत की रेड लाइन है। यही बात अगर डील में अंदर खाने होती कि साहब आप तो रूस से तेल लेना बंद कर दें, हम आपके साथ डील करेंगे, अच्छी डील कर लेंगे, लेकिन हम ये कोशिश, मतलब हम ये चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें ताकि रूस पर दबाव बढ़े। और भारत ये कर सकता था, शायद करने के लिए तैयार भी था, लेकिन आप ट्वीट करेंगे और कहेंगे कि आप पे पेनल्टी लगेगी, और आप खुले में ये कहेंगे कि आप रूस के से तेल नहीं लेंगे। आप कौन होते हैं बताने वाले? भारत को जापान है क्या? भारत को आपने समझ क्या रखा है? ये इसका जवाब जो है वो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला साहब ने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि साहब आप जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर केस नहीं चलाएंगे, केस चलाएंगे तो मैं 50% आपके ऊपर जो है वो ट्रेड बैरियर टैरिफ ठोक दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ठोक दीजिए आप, लेकिन हम आपकी परवाह नहीं करते, हम एक स्वतंत्र जो है देश हैं, आप कौन होते हैं उसमें हस्तक्षेप करने वाले? तो मुझे लगता है शिवकांत जी, माफी चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान बाकायदा इस पर आया है, लक्ष्मण जी के पास है वो। लक्ष्मण, क्या कहा है सरकार ने? देखिए, सरकार ने बहुत ही सधा हुआ बयान दिया है और सरकार के बयान में यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो बातें निकल कर आई हैं, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उस बयान का विश्लेषण हम कर रहे हैं और बायलैटरल ट्रेड पर जो बयान आया उसको संज्ञान में लिया गया है। और उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा है कि भारत और यूएस जो है नेगोशिएशन में जुटा हुआ था, फेयर हो डील, बैलेंस हो डील और म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो। पिछले कई महीनों से इस तरह के डील के लिए हम लगे हुए थे और हम लगातार इसके लिए कमिटेड रहेंगे। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि फेयर, बैलेंस्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आगे भी जारी करने के लिए हम कमिटेड हैं। तो यहां भारत का यह बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज की भारत सरकार का बयान यह है कि जो ट्रंप का बयान है उसके इंप्लीकेशन का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बता दो कि इससे पहले उद्योग मंत्रालय के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई, फिर विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय संपर्क में, प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस चर्चा में शामिल है। तो उस बयान का अध्ययन किया जा रहा है, कैसे इसका क्या मायने निकाला जाए। और साथ ही साथ जो सरकार है, इस ट्रंप के इस फैसले का जो इंप्लीकेशन होगा, जो असर पड़ेगा भारत पर, उस असर को कैसे खत्म किया जाए या कम से कम किया जाए, उसके लिए जरूरी स्टेप सरकार उठाएगी और नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित का यहां पर ख्याल रखा जाएगा। और इन्होंने साफ तौर से कहा भी है कि दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट का हवाला दिया अपने बयान में। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो अभी सबसे आखिर में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ किया गया है, तो जिस तरीके से वहां हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखा बचा करके, प्रोटेक्ट करके, वैसे हम बाकी देशों के साथ ट्रेड डील में रहेंगे। तो दो बातें साफ है कि इस ट्रंप की घोषणा के बावजूद भारत और इंडिया के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी रहेगी। दूसरी चीज कि यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वो एक तरीके से एक आदर्श ट्रेड एग्रीमेंट के, मॉडल ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर भारत पेश करेगा जब भी यूएस के साथ ट्रेड डील करेगा। तो जी, तो ये एक काफी
क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि देश का हित, देश के किसानों का हित, देश की तमाम आर्थिक हित वो सबसे ऊपर हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शिवकांत जी आएंगे, लौटेंगे, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा और 2-3 अहम सवाल रहेंगे इस पूरे मसले को लेकर कि यहां से अब भारत का रुख किस तरीके का दिखाई दे रहा है। सरकारी और आधिकारिक बयान भी आ चुका है। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अब भारत सरकार का भी इस पर आधिकारिक बयान आ गया है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के उस बयान का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक्स ऑन है और एक बात साफ कर दी गई है कि इस बातचीत के दौरान भारत के जो हित हैं, जो आर्थिक और व्यापारिक हित हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। यहां के जो सेक्टर्स हैं, कारोबार हैं, एमएसएमईज हैं, एसएमईज हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा, किसानों का ख्याल रखा जाएगा और जो भी कोई डील होगी वो भारत के हितों के मद्देनजर ही की जाएगी। ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। नाउ बैक टू द गेस्ट। शिवकांत जी, अब सरकार ने एक बार फिर से उस चीज को दोहराया, पहले भी ये बात कही थी और अब फिर कहा है कि ठीक है सब कुछ उन्होंने जो भी कहा, लेकिन हम अपने हितों की अनदेखी करके आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। उस हितों की अनदेखी की मैं बात कर रहा था कि ये संबंध जो है अब भारत को मैनेज करना पड़ेगा। भारत सरकार अब ये अच्छी तरह जानती है और ये ट्रंप भी जानते हैं कि भारत को तो तैयार कर सकते थे रूस से जो है ऊर्जा न लेने के लिए, लेकिन चीन को कैसे तैयार करेंगे? चीन बिल्कुल नहीं मानेगा इस बात को और इसलिए क्योंकि चीन नहीं मानेगा तो भारत मानने के लिए बाध्य नहीं है, ब्राजील भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बजाय इसके कि वो ये चाहते थे, ट्रंप साहब ये चाहते थे कि रूस के ऊपर दबाव के लिए वो एक बड़े देशों का मोर्चा बना ले, तो ये मोर्चा बनाने के बजाय उन्होंने मोर्चा तोड़ने का काम कर दिया। कई बार वो अपने बयानों से ऐसी गलती कर जाते हैं। तो अब ये होगा कि उन्हें मैनेज करने के लिए आपको चीन, ब्राजील और रूस, इन तीनों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। जहां तक रूस के साथ संबंधों की बात है, हथियार खरीदने की बात है या हम जो भी करें रूस के साथ, ये भारत का और रूस का आपसी मामला है। आप कूटनीति में ये नहीं होता कि आप किसी से ये कहें कि अगर आप मेरी दोस्ती चाहते हैं तो उससे दुश्मनी कर लें, ऐसा नहीं होता है। आपसे दोस्ती बढ़ाई जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे से हम दुश्मनी कर लेंगे। तो ये भारत को मैनेज करना होगा और ये ट्रंप साहब को सीखना होगा। और ट्रंप साहब के अंतरंग उसमें बहुत से भारतीय हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो किसी की बात सुनते नहीं है और खासकर ट्वीट करते वक्त वो सुनते नहीं है। तो ये जहां भी ये कमी है जिस तरह से हमारी डिप्लोमेसी में, ये बात उनको समझानी होगी और इसके लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। अब वो पुरानी बात नहीं है कि भारत ये चाहता था या भारत ये मतलब इस तरफ बढ़ रहा था कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक मोर्चा बने, उस मोर्चे में भारत भी शामिल हो। वो बात मुझे लगता है पीछे हट गई है, क्योंकि चीन के साथ जो अटकी हुई है व्यापार वार्ता, तो भारत के साथ ही क्यों, चीन के साथ भी तो अटकी हुई है ना। चीन के ऊपर तो उन्होंने धमकी नहीं दी अभी, इसलिए चीन के ऊपर वो इंतजार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां गोटी फंसी हुई है। चीन बहुत बड़ा उनके साथ व्यापारी है, भारत इतना बड़ा व्यापारी नहीं है। हाँ, भारत के लिए अमेरिका का महत्व है। भारत का जो 1.5 ट्रिलियन का जो विदेश व्यापार है उसमें 13% अकेला अमेरिका है। तो और दूसरा यह है कि अमेरिका से जो सामान हमें मिलता है, जो सामान जिस तरह का अमेरिका जो है रिच बाजार है, उसकी हमें जरूरत है। तो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन कूटनीति में अगर अमेरिका ये दिखाने लगे और भारत उसके ये जो है भारत सरकार के लिए संभव नहीं होगा। जैसे युद्ध विराम की बात थी, बड़ी अच्छी बात है कि किसी तीसरे देश ने युद्ध विराम का कहा और आपने मान लिया, लेकिन आपने चौड़े में कह करके भारत सरकार के लिए मानना ये जो है असंभव बना दिया है। इसी तरह से आपने ये कह के कि आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ये बात असंभव बना दी है। अब भारत सरकार अगर पहले चाहती भी थी तब भी अब नहीं चाहेगी कि रूस के साथ जो एनर्जी का उसका जो व्यापार है उसको कम करे या बंद कर दे। बिल्कुल ये अब संभव नहीं है जी। किस तरह से अमेरिका को समझाएंगे, ये भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। तो दयाल साहब, क्या ये ट्रेड डिप्लोमेसी का एक बिल्कुल नया दौर है और उसमें नए समीकरण आपको लिखने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, इसमें हमको कई नई दिशाओं की तरफ इशारा करना होगा अमेरिका को,
देखिए, बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो कोटा सिस्टम है उसको शायद हम लागू करने को तैयार हो सकते हैं ट्रेड डील में। देखिए, ट्रंप जो है उनकी बातें तो बड़ी कड़वी होती है, आज कुछ कहेंगे कल कुछ और कहेंगे, अपने ही लोगों के लिए अनाप शनाप बोल देते हैं, और ये भी नहीं कि वो किसी के दोस्त हैं, वो पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल पॉलिसी परसू करते हैं। एक जमाना था, देखिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और पाकिस्तान ने जवाब में सिर्फ झूठ और फरेब दिया। लेकिन आज उसी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको बुला के वो अपने साथ लंच करा रहे हैं, और अब बात पूरी सामने आ रही है जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने जनरल कुलूरी, जो अमेरिका के बड़े जनरल हैं, उनको निशाने इम्तियाज से नवाजा। क्यों किया? क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान ने अपने बेसिस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। तो क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, इसको पूरी तरह से समझने में हो सकता है कुछ देर हो रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो भारत सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है, और ये दिखाता है कि हम अपने देश को हितों के, जो देश के हित है, इनको त्यागने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये जरूरी है कि ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ती कि अमेरिका एक बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है, 130 बिलियन का पिछले साल इनके साथ ट्रेड रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचे, लेकिन ये तो ऐसी पॉलिसी परसू करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जैसे हमारी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। तो हमने पूरी तरह से रेजिस्ट किया। देखिए, भारत के जो लोग हैं उनको पूरी तरह से गवर्नमेंट के सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक डिवाइडेड नेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये आवश्यक है कि ये एकजुट होके जो अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग है इसको रेजिस्ट करें, और हम जरूर निगोशिएट करेंगे। एंड ऑफ अगस्त में बातचीत फिर बढ़ेगी, लेकिन जो अमेरिका चाहता है कि ट्रेड और बात इस दिशा में बढ़े कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स में यील्ड कर दें, तो वो तो मुमकिन नहीं। मैंने पहले ही बताया था कई इसमें समस्याएं हैं। इसके अलावा हमारी जो अपनी जो फार्मिंग सेक्टर के लेबर है उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमको पूरी ओवरऑल पिक्चर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि समय मेरे पास कम बच गया है। गॉट योर पॉइंट सर, लेकिन लक्ष्मण जी भी कुछ कहना। हाँ सर, बोलिए। जी, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू उसको समझिए कि ट्रंप साहब जो बार बार ये कह रहे थे कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया और ये कह के कि हम आप दोनों के साथ अच्छी डील कर लेंगे, तो वो बयान भी अब झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने तो कोई उनके हिसाब से कोई डील की नहीं। अब डील नहीं हुई तो जाहिर तौर पर जो बार बार बयान दे रहे थे कि डील के एवज में सीज फायर किया गया, तो उसका एक इंप्लीकेशन ये भी निकाला जा सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है उस संदर्भ में देखा जाए इस ट्रंप की तरफ से ये इस ऐलान का कि उनका बयान अपने बयान को खुद झुठला रहे हैं कि इंडिया ने डील के नाम पर सहमति दे दी थी, सीज फायर किया था, अब डील हुई नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया ने कोई सहमति नहीं दी थी, ये ट्रंप साहब की मनगढ़ंत बातें थी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पिक किया लक्ष्मण, इस विषय से थोड़ा दूर हटके, लेकिन इट्स अ गुड पॉइंट टू पिक अप कि ये उनकी उस बात को गलत साबित कर रहा है कि हमने ट्रेड की या डील की बात करके आपसे जग रुकवाई थी। वेल, एट लास्ट पीरू साहब, थोड़ा सा समय बच गया, बस क्विकली आपको बताना होगा, क्या ये जो मुश्किलात हैं या कह लीजिए भी टैरिफ वॉर है, इसमें हम अपने लिए कोई मौका भी देख सकते हैं? हमारी इंडस्ट्री ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकती है? नहीं, मैंने अभी बताया कि हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि अगर हम थोड़ा ये शॉर्ट टर्म पेन ले लेंगे तो विल इमर्ज एज ए बिगर इकोनॉमी। और इमीडिएट हमको ये करना चाहिए, जो मेरा मानना है कि जो टेक्नोलॉजिकल वेव आ रहा है, एआई, न्यू टेक्नोलॉजी, और इसको हमको बिल्कुल हमारे को उसको यूज करना चाहिए। सेकंड, जो इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आज हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, हमारे इंडियन लोग ने वहां जाके इंडस्ट्रियां सेटअप की है,
ये हमारे ही लोग ने वहां जाके बड़े बड़ी फेसबुक और वो सब बना दी, बड़ी बड़ी कंपनी, नाम नहीं दूंगा, 50 कंपनियां हमारे लोग चला रहे हैं। अब इमेजिन करो ये लड़के अगर ये कंपनी इंडिया में ही बना देते ये कंपनियां, तो हम कहां होते। तो हम ऐसा कैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए क्रिएट करें कि ये लड़के जो हमारे यूथ है, हमारा जो यूथ पावर है, वो इंडिया में रह के बड़ी बड़ी कंपनियां बनाए, इंडिया में अपने आप को लिस्ट करे, इंडिया में अपना होल्डिंग कंपनी रखे, इंडिया में रहे और इंडियन मल्टीनेशनल बनाए। और इसकी तरफ ऑनेस्टली आपने पूछा, सही क्वेश्चन पूछा कि क्या फॉरवर्ड लुक है। ये छोटी चीज है, ये ट्रम्प का ऑनेस्टली ये तो रोज कुत्ते को ट्रीट करते रहेंगे। इंडिया के लिए बड़ी चीज है कि आज हमको एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है 47 तक, और उसके लिए इंडियनों को आगे आना चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी चाहिए, हमको बड़ी इंडिया स्पेसिफिक कंपनी बनानी चाहिए, हमको ब्रेन ड्रेन रोकना चाहिए। एंड बी इंडियन, बाय इंडियन, बी इंडियन, इन्वेस्ट इन इंडिया, बी इंडियन, सपोर्ट इंडियन, और यूनाइटेडली गवर्नमेंट के सपोर्ट। ऑनेस्टली ये जो नेशनलिस्टिक स्पिरिट है वो अगर हमारे में नहीं आएगा तो हम कभी बिल्कुल पिरू साहब, एग्री विद यू कि ये हमारे लिए हमको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल एक मौका हम इसे माने रादर देन की कोई अड़चन, क्योंकि समय मेरा पूरी तरह समाप्त हो गया। मैं बहुत ज्यादा इसका कोई कंक्लूसिव वो भी नहीं दूंगा, लेकिन एक बयान आया ट्रंप साहब की तरफ से, भारत सरकार का भी एक आधिकारिक बयान, जिसकी एक लाइन बिल्कुल क्लियर है कि भारत अपने राष्ट्र हितों के विपरीत जाके कोई काम नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।